हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाने की दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि वो चीज़ पहले से वो बॉडी इनिशियली रेस्ट में हो, और सेकंड वो बॉडी इनिशियली पहले से मोशन में हो। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में जब आप फोर्स लगाएंगे तो उस कंडीशन में उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो चलना शुरू कर देगी, अगर वो बॉडी मूव कर रही है और अगर उस पर आपने फोर्स लगाई तो वहाँ पे भी दो तरह से फोर्स लगेगी। एक इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस कर रही है उस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv², और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ पे आप जब फोर्स लगाते हैं या किसी भी चीज़ पे आप जब वर्क डन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी चीज़ पे जब आप वर्क डन करते हैं तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में डेफिनेटली कुछ चेंज होता है। जब वो रेस्ट में थी उस पर आपने कुछ वर्क डन किया तो वो मोशन में आ गई, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ mv²। सो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। दूसरी सिचुएशन, पहले वो मूव कर रही थी, कोई भी बॉडी स्टार्टिंग में मूव कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी थी, क्या u, इसका मास था m, लेकिन जब आपने इस पर फोर्स लगाई तो फोर्स या आपने इस पर जब वर्क डन किया तो वर्क डन करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी दैट वेलोसिटी बिकम v, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, v हो गई उसकी वेलोसिटी, एंड मास हो गया क्या? m। तो वर्क डन की वजह से वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है, और वेलोसिटी अगर चेंज होती है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही बताती है कि जब भी आप किसी चीज़ पे वर्क डन करते हैं तो हमेशा उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, या दूसरी भाषा में कहूँ कि किसी भी बॉडी का चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का चेंज वर्क डन के इक्वल होता है। जितना वर्क डन किया जाएगा उतना काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आता है। क्या समझ में आ गई बात? तो हम ये डेफिनेशन लिखते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, the change in kinetic energy of a body will be equal to work done on that body। दैट इज, अगर मैं इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूं, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू W विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसको हम डिराइव करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे, तो टू बी प्रूव, इसको हम अभी प्रूव करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्मॉल वर्क डन ऑन मास m। हम स्मॉल वर्क डन कब निकालते हैं? हमेशा याद रखिए, स्मॉल वर्क डन तब निकाला जाता है जब फोर्स वेरिएबल होती है, फोर्स चेंज हो रही होती है, और किसी भी चीज़ पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो हमेशा चेंज होती है। ठीक है, तो जब भी फोर्स चेंज होगी हमेशा आप उसका पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिर आप कंप्लीट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सो स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू D
W इज इक्वल टू F डॉट ds। ठीक है, चलिए अब आपने F की वैल्यू रख दी, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds, एंड एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो इट इज dv बाई dt इंटू ds, and this ds by dt will be what? Displacement divided by time will be velocity, so this will be mv into dv. This is the value of dw. अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज dw is equal to mass is constant, mass को आप बाहर ले लीजिए, so m will be taken outside, so it will be v dv. नाउ यहां पे आप इसकी लिमिट लगाएंगे, आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी की आप लिमिट लगाएंगे। देखिए लिमिट होती है इनिशियल से फाइनल, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है u और वेलोसिटी फाइनली क्या है v। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए m और v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस dv इज व्हाट, dv को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब है आप इसको ऐड कर रहे हैं, तो dv प्लस dv प्लस dv प्लस dv प्लस dv प्लस dv प्लस dv क्या हो गया v। ठीक है, तो v का v से मल्टीप्लाई v स्क्वायर, और v स्क्वायर जितना पावर में होता है उतना डिनोमिनेटर में, सो इट विल बी mv स्क्वायर बाई 2। अब इसको आप लिमिट लगा देंगे u से v तक, सो इट विल बी, पहले अपर लिमिट क्या लगेगी m v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, और हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी यू स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल, v हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, और v वेलोसिटी क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, सो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड सिंस u इज द इनिशियल वेलोसिटी, सो इट विल बी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, सो इट विल बी रिटन एज W is equal to, and change of kinetic energy can be written as delta KE। क्या बात समझ में आ गई? चलिए एक चीज और, ये आपके पास एक्सप्रेशन तब आएगा जब फोर्स उस डायरेक्शन में लगाई जाए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, सो इट विल बी रिटन एज Fs इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और ये कब होगा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो आपके पास फॉर्मूला ये रहेगा, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, तो देखिए, तो उस कंडीशन में ये जो वर्क डन आ जाएगा, दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव वर्क डन। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करते हैं, सो इट विल बी माइनस डब्ल्यू, सो इट विल बी के ई एफ माइनस के ई इनिशियल, सो इट कैन बी रिटन एज, माइनस आपने हटाया तो W विल बी इक्वल टू के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ये कब होगा, जब F एंड S आर ऑपोजिट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तब ये आपको मिलेगा, अदरवाइज ये मिलेगा। क्या क्लियर हो गई बात? क्या आपको वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ गई? ये दोनों केसेस आप याद रखिएगा कि कब आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, कब आपको इनिशियल माइनस फाइनल करना है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे इसके, यहाँ पे आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपने आप। यहाँ मैं एक दो क्वेश्चंस करता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं।
मैं रिपीटेडली ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही करने हैं, क्योंकि आप लोग बेटा अभी 10th से 11th में आए हैं। 10th में फिजिक्स में बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है, वहाँ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं होते, लेकिन 11th में न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो न्यूमेरिकल्स आपसे 12th में भी सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप 11th में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते रहें। क्या समझ में आ गई ये बात? समझ में तो आपके सब आ जाता है, बस आप अप्लाई नहीं करते। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, ए 10 ग्राम bullet is fired with velocity 800 meter per second after passing through a mud wall 1 meter thick, its velocity decreases to 100 meter per second. Find resistance offered by wall. चलिए क्वेश्चन ये है कि एक 10 ग्राम की बॉल कह रहा हूँ, बुलेट शूट की गई। जब वो शूट की गई तो हुआ ये, फायर की गई तो वो 800 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी। जब वो आगे गई तो वहाँ एक मिट्टी की दीवार थी, मिट्टी की दीवार से वो पार हो गई। ठीक है, जो हम देखते हैं ना बॉलीवुड फिल्म में या हॉलीवुड में कि जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई लोग टेबल के नीचे चले जाते हैं, सोफे के नीचे चले जाते हैं, और वो टेबल ऐसा लगता है जैसे वो बुलेट प्रूफ हो। ऐसा नहीं होता, उस टेबल को भी पार कर जाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मड की वॉल है, उस मड की वॉल को भी उसने पार कर दिया, उसको क्रॉस कर दिया। लेकिन क्रॉस जब किया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी कितनी, 800 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो बाहर निकले इस वॉल से, यहाँ वेलोसिटी थी 800 मीटर पर सेकेंड, यहाँ जब बाहर निकली तो उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड रह गई। ठीक है, आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, आपको फोर्स क्या, रेजिस्टेंस, इस वॉल ने रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया है। तो रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि फोर्स कितनी लगाई है वॉल ने उस बुलेट पे, जिससे उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो इसका मतलब है कि वॉल ने बुलेट पे कुछ वर्क डन किया है, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv²। तो मास तो बुलेट का कम नहीं हुआ, क्या कम हुआ, वेलोसिटी कम हुई। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाने के लिए हमेशा वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन किसने किया, वॉल ने किया। क्या समझ में आ गई बात? अब सवाल ये है कि यहाँ वर्क डन विद द डिस्प्लेसमेंट हुआ या अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बुलेट देखिए इस डायरेक्शन में जा रही थी, और वॉल ने उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पर फोर्स, तो इसका मतलब फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो देखिए, वर्क डन बाय वॉल ऑन बुलेट, सो वर्क डन W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये है, लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे
सो के ई इनिशियल माइनस फाइनल, और वर्क डन को हम लिख लेंगे क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट हो गई, और माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो देखिए फोर्स आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, सो मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू हाफ m, मास ऑफ द बुलेट इज व्हाट, 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब है, सबसे पहले यहाँ गिवन लिख लें, हम गिवन नहीं लिखा, देखिए मास क्या है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब हो गया 10 टू द पावर 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, एंड 10 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, 10 टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम। क्या समझ में आ गई बात, 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 3 kg, तो 10 ग्राम कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 3 kg। अच्छा, आपको u कितना दिया है 800 मीटर पर सेकेंड, और v कितना दिया है, v दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो मास लिखा 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू यू 800 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, अगेन m 10 टू द पावर माइनस 2, और v कितना है 100 का होल स्क्वायर 1/2, और ये 10 टू द पावर माइनस 2 कॉमन ले लो, इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, f हो गया इंटू ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट 800 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करिएगा ज़रूर, ठीक है, सिर्फ आपके लिए कैलकुलेशन पार्ट ही छोड़ा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप 800 का स्क्वायर करेंगे, 800 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 00 का स्क्वायर 00 इंटू 00 क्या आ जाएगा, तो 640000, ये इसका स्क्वायर आ गया। 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 640000 का मतलब क्या हो गया, इट विल बी अराउंड, अगर मैं लिखूं क्या, 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी written as 640000, 6,40,000 माइनस 10,000। सो इसको माइनस करके आपको आंसर निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत आसान कर दिया अब तो आपके लिए, तो अब तो सॉल्यूशन निकालना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। देखिए, लीनियर momentum of a body increases by 20%। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप, what will be increase in kinetic energy, increase in परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी, आपको परसेंटेज में इंक्रीज बताना है काइनेटिक एनर्जी का। तो देखिए, लीनियर मोमेंटम 20% इंक्रीज हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी वो देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना कि पहले मोमेंटम भी 100% था और काइनेटिक एनर्जी भी 100% थी। अब तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m p स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, याद है ना ये फॉर्मूला, इसको नंबर दे दिया 1। अब क्या हुआ, मोमेंटम इंक्रीज हो गया 20%, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, तो पहले फॉर एग्जांपल मोमेंटम था p,
अब उसमें 20% और ऐड हो गया, तो इसका मतलब हो गया P प्लस 20/100 इंटू पी, सो इट विल बी it will be 20/100 इंटू पी, सो इट विल बी 1/5 इंटू पी, और इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 6p/5। ये वैल्यू आ गई, ये न्यू मोमेंटम हो गया, न्यू मोमेंटम। सो इट्स वैल्यू विल बी p डैश या p डैश इज इक्वल टू 6p/5। ठीक है, चलो इस p डैश की वैल्यू आप यहां रख दीजिए। तो देखिए न्यू काइनेटिक एनर्जी विच कैन बी रिटन एज ke डैश इज इक्वल टू 1/2m p डैश होल स्क्वायर। चलिए, तो आप काइनेटिक एनर्जी के ई डैश इज इक्वल टू 1/2m और p डैश की हमने वैल्यू लिख ली, सो p डैश इज 6p/5। p डैश हो गया क्या, 6p/5, और 6p/5 का जब हम होल स्क्वायर कर देंगे सो इट विल बी 36/25 p स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दिया आपने, p डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर 36/25 और p स्क्वायर बाई 2m, ये क्या है, ओल्ड काइनेटिक एनर्जी है, सो के ई डैश इज इक्वल टू के ई इंटू 36/25। क्या बात समझ में आ गई? 36 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 25, सो इट विल बी 1। 25 पॉइंट लगाया, सो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, सो 100, और फिर ये 10 बचा, सो 1.44। तो इसका मतलब क्या हो गया, के ई डैश इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स ऑफ के ई, बट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू इन परसेंटेजेस। परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, के ई डैश इज इक्वल टू 1.44 के ई इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 144 काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है पुरानी काइनेटिक एनर्जी नई काइनेटिक एनर्जी के इतना इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, इंक्रीज कितना बढ़ गई, टोटल नहीं पूछा आपसे, कितना बढ़ गई। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितने थी, पहले काइनेटिक एनर्जी थी 100, ठीक है, अब कितनी हो गई 144, तो 144 माइनस 100, सो इट विल बी हैविंग वैल्यू 44%। सो के ई डैश जो इंक्रीज हुई है, या मैं इसको ऐसे लिख लूं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, सो इट विल बी 44%, इंक्रीज विल बी इक्वल टू 44%, 100 माइनस 44। क्या समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, तो यहाँ इसके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं होप ये करता हूँ आपसे कि आप काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।